हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं नीट 2026 के इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वो तीनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कहा गया, Which of the following statement are correct? क्या चेक करना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है, कौन सा करेक्ट, क्योंकि कई बार इनकरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अब यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ये तो देखो यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। ये तो हमेशा एकदम आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब ए पार्ट तो सही है। सेकेंड पार्ट पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करिए क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। यहां क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब जो बी पार्ट है ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट पे, द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर, अगेन फर्स्ट पार्ट का ही एक्सटेंशन है। इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं रह सकता है। जो भी चार्ज होगा सरफेस के ऊपर चला जाएगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता, सब चार्ज ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या है, यहां से सी वाला पार्ट भी सही हो गया। अब आते हैं डी पार्ट पे, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एवरीवेयर। ये वाला पार्ट भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। अगर यहां पे नॉर्मल नहीं रहेगा तो इसका कुछ कंपोनेंट अंदर आ जाएगा और कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसके जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब डी भी क्या हो गया, सही हो गया। अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। यहां अभी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना कि 0। इसका मतलब ये वाली बात क्या है, गलत। तो क्या क्या सही है, देखिए आपका सही आया ए, सी और डी। कौन कौन सा सही आया, ए, सी और डी। इसका मतलब थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट इसका सही है। ठीक है, अगर आपको पता रहेगा तो इस क्वेश्चन को आपको हार्डली 30 से 40 सेकेंड्स लगेंगे सॉल्व करने में। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन इसको करने में अगर आपको पता है सब कुछ तो 30 से 40 सेकेंड लगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। क्या कहा गया, 5 कैपेसिटर्स दिया हुआ है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर along a battery of 50 वोल्ट। यहां पे आपका 50 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब कहा गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, यहां पे इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस निकालना है एंड चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों चीज आपको यहां पे निकालनी है। अब यहां देखो, जब आप यहां से चार्ज भेजेंगे, इस पॉइंट पे देखिए ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे यहां से अगर Q चार्ज जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखो मान लो इधर गया Q1, इधर जाएगा Q2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला आर्म और ये वाला आर्म क्या होगा, पैरेलल, क्योंकि चार्ज का क्या हो रहा है, डिवीजन। चार्ज डिवाइड होता है तो सर्किट पैरेलल में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर करंट डिवाइड होता है तो सर्किट पैरेलल में होता है। तो ये सर्किट बेसिकली आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया, इन सब के बदले एक कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये आपका इसके साथ पैरेलल में, और फिर आपका यहाँ पे बैटरी जुड़ा हुआ है। ये तो आपका C5 है। अब इसका पहले निकाल लीजिए, क्या है, 1 2 3 4, और चारों इक्वल हैं और किस में हैं, सीरीज में हैं। तो आपको पता है कि अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है कैपेसिटर तो इक्विवेलेंट क्या निकलता है, 1/C इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4। और यहां देखिए सारे क्या है, इक्वल हैं, सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि C1, C2, C3, C4 सबकी वैल्यू क्या है, C0 है। तो क्या हो जाएगा, 4/C0। तो यहां से C की वैल्यू क्या आ गई, C0/4, ठीक है। C0 कितना है, 10 माइक्रो फैराड अपॉन 4, तो यह आ गया 2.5 माइक्रो फैराड। अब यहां देखिए इन सब का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2.5 माइक्रो फैराड, और C5 वाला भी कितना है, 2.5 माइक्रो फैराड है। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला भी कितना है, 2.5 माइक्रो फैराड ही है। तो अगर यहां से चार्ज जाएगा और दोनों साइड क्या है, इक्वल कैपेसिटेंस है, तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर यहां से गया तो यहां Q/2 और यहां पर भी Q/2, ठीक है। अब आपका इसका इक्विवेलेंट निकालिए, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट आप पहले क्या निकाल लीजिए, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो गया 2.5 माइक्रो फैराड और ये हो गया 2.5 माइक्रो फैराड। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब देख लीजिए 5 माइक्रो फैराड किस में है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, इन दोनों में ही लिखा हुआ है, नीचे भी इसका है, अभी ऊपर करूंगा तो दिखेगा आपको, इन दोनों में तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं, एक बार दिखा दूं आपको। 4 ऑप्शन यहां पे है, देखो ये टोटल 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अब आपको दिखेंगे चारों ऑप्शन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा निकल गया, मैं लिख देता हूं अलग से, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या होता है Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा टोटल, देखो C तो निकाल चुके आप, 5 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया आपने, 50 वोल्ट का, ठीक है। तो ये 50 × 5, Q की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल चार्ज आ गया 250, सही से लिखो, कितना आ गया, 250 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो आर्म था और ये जो आर्म मैं यहां बना रहा हूं, यहां का जो कैपेसिटर था और यहां का कैपेसिटर दोनों क्या है था, 2.5
माइक्रोफैरड और ये भी आया था 2.5 माइक्रोफैरड और यहाँ से आपकी 550 वोल्ट की सप्लाई थी। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो 2 माइक्रोफैरड आया था किसके किसके अंदर था? C1, C2, C3 और C4। इनके अंदर कितना चार्ज जाएगा? Q/2। और बाकी का Q/2 किस में जाएगा? इसमें। टोटल चार्ज कितना है? 250। तो इसका Q/2 कितना आ गया? 125 माइक्रोकूलम। और दोनों में ही इस वाले आर्म में मतलब C1, C2, C3 और C4 इनको कितना मिलेगा? 125 माइक्रोफैरड। और C5 वाले को भी कितना मिलेगा? 125 माइक्रोफैरड। मतलब कौन सा आंसर सही होगा? देखिए यहां पे देख लो, सब पे ही कितना मिल रहा है? 25 माइक्रोफैरड मिल रहा है। इसको भी 25 माइक्रोफैरड, इन सबको 25 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड सही है। देखो इक्विवेलेंट, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 5 माइक्रोफैरड एंड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर। देख लीजिए, इसको भी 125 है और इन सबको भी 125 है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, 2026 में पूछे गए हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन कहा गया कंसीडर 2 अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। मतलब क्या दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है C1 एंड C2 की वैल्यू कितनी है? 200 पिकोफैरड। ठीक है, वन ऑफ देम इज चार्ज बाई 100 वोल्ट। मतलब V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 वोल्ट एंड डिस्कनेक्ट सप्लाई एंड डिस्कनेक्टेड। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर। दूसरा जो है अनचार्ज्ड है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ एनर्जी का C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दूसरे पे कोई सप्लाई नहीं है तो V2 की वैल्यू क्या हो गई? 0 वोल्ट। डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। C1 कितना है? ये है 200 इंटू 10 टू दी पावर पिको है, मतलब 10 टू दी पावर माइनस 12। C2 की वैल्यू कितना है? 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। और यहाँ देखो V2 तो 0 है, तो केवल बचा कितना? V1 है 100, 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 0 अपॉन 2 और दोनों सेम है। देखो 200 200 हो गया 400 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक है, इसको अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जूल। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन बी, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो ये था आपका नीट 26 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। हेलो गाइस, अब हम लोग करते हैं नीट 2025 में इलेक्ट्रोस्टैट क्या हुए क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, आपको दिख रहा है 2 plates of parallel plate capacitor are separated by distance d। ठीक है, 2 slabs of different dielectric constant K1 and K2 of thickness this and this are respectively inserted in the capacitor. Due to this capacitance becomes 2 times। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए बहुत ध्यान से। हमारे पास जो पहले से फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? d,
अगर आपने इसमें T1 लेंथ में कोई कैपेसिटर कोई डाइलेक्ट्रिक K1 डाल दिया और T2 लेंथ में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक्स K2 डाल दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले से रेडीमेड फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए क्या है इसका प्लेट एरिया अपॉन D माइनस ये T1 D माइनस T2 फिर से प्लस T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2, ये हमारे पास पहले से फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, T1 की जो वैल्यू दी हुई है कितना दी हुई है 3/8D दी हुई है और T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है D/2 दी हुई है और यहाँ पे K1 K2 ही है, एक K1 है और एक K2 है और C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D दी हुई है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐड नहीं होता है तब जो कैपेसिटी होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है। डायरेक्ट फार्मूला लिखिए K इक्विवेलेंट, नॉट K इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, फिर क्या किया आपने, इसमें डाला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 की वैल्यू क्या है 3/8D, फिर से माइनस T2 की वैल्यू कितनी है D/2, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर प्लस क्या होगा T1 दैट मीन्स 3/8D T1 अपॉन K1, फिर से T2 अपॉन K2, तो T2 की वैल्यू है D/2 K2। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, ये वाला कंसेप्ट लगाना है कि K1 की वैल्यू है 1.25 K2, इसकी वैल्यू इसमें डालिए और सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपकी K1 की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी 2.66 आ जाएगी। ठीक है, आपका कैलकुलेशन आपको करना है, हमने आपको बता दिया कैसे प्रोसीजर करना है। ये एप्सिलॉन नॉट A और D कॉमन आके कट जाएगा और ठीक है, और K2 को K1 के टर्म में डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, इसमें कैलकुलेशन कम है, ये आसान क्वेश्चन है। कहा गया 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स A and B हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन है चार्जिंग बाय कंडक्शन। टॉपिक का नाम क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्ज ऑन स्पेयर इज Q, दोनों पे चार्ज क्या है Q है और फोर्स ऑफ रिपल्सन उनके बीच क्या है F। तो हमने क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज था Q, दूसरा चार्ज था Q और इसके बीच का डिस्टेंस था R, तो अभी आपके पास फोर्स होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ठीक है, ये है A, ये है B। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में कहा गया कि ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, इस पे क्या है चार्ज नहीं है। फिर कहा गया थर्ड आइडेंटिकल चार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ स्पेयर A फर्स्ट एंड देन विथ B फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप कंडक्टर को टच करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि QA क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहा गया कि एक अनचार्ज्ड
Q के साथ, तो फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। एक पे चार्ज था Q, दूसरे पे चार्ज था 0, तो QA की वैल्यू क्या आ गई? QA की वैल्यू आ गई Q बाई 2, ठीक है। और जो अनचार्ज थर्ड बॉडी है उसको मैं Q0 बोल रहा हूं, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? Q बाई 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर कहा गया कि वो जो उसको है B के साथ भी टच किया गया। अब ये इस पे चार्ज कितना है जो थर्ड बॉडी है? Q बाई 2 है। अगर आपको QB निकालना है तो Q पे पहले इधर लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं ताकि यहां पे बाद में सॉल्व कर लूंगा। QB क्या होगा? पहले जो था इसके ऊपर Q चार्ज था, B के ऊपर पहले से Q चार्ज था, प्लस इसके ऊपर कितना चार्ज आया? Q बाई 2 अपॉन 2। यही फॉर्मूला लगेगा Q1 Q2 अपॉन 2, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्पेयर हैं तो चार्ज जो भी होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 3 बाई 2 अपॉन 2, तो 3 बाई 4 Q, ठीक है। मतलब अब B के ऊपर चार्ज कितना आ गया? 3 बाई 4 Q। अब यहां से देखो, अगर आपको F डैश निकालना है तो क्या हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो पहले से ही है, और QA की वैल्यू आ गई Q बाई 2, और QB की वैल्यू आ गई 3 बाई 4 Q अपॉन डिस्टेंस चेंज नहीं किया गया था। तो यहाँ से देखिए ये 2 इंटू 4 8, तो यहाँ कहाँ से आ गया? 3 अपॉन 8, और ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये तो F था, तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई? 3 बाई 8 F। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 बाई 8, ये वाला आंसर हो जाएगा 3 बाई 8 F। आसान सा क्वेश्चन था इसमें। ये क्वेश्चन चार्जिंग बाई इंडक्शन कंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन कहा गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है आपके पास? P की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम मीटर दिया हुआ है। अलाइन विथ डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू दी हुई है कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। डायपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल होता है माइनस P डॉट E। जब शुरू में कहा गया है कि अलाइन विथ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब शुरू में एंगल क्या है? 0 है, शुरू में उनका अलाइनमेंट है। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि इनिशियल जो एनर्जी है वो हो जाएगा माइनस PE कॉस ऑफ 0, मतलब आ गया माइनस PE। बाद में क्या कहा गया? 60 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? PE कॉस 60, तो ये आ गया माइनस PE अपॉन 2। तो यहाँ से आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या है? माइनस PE और माइनस ऑफ माइनस PE, तो ये क्या आ गया? ये 2 है, तो ये आपका आ जाएगा PE बाई 2। P की वैल्यू यहाँ पे है देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये है 4 इंटू 10 टू द पावर +5 और अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये 2 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10, और ये पावर है 5 तो 5, और ये हो गया 6, तो ये आ गया आपका
1 जूल। ठीक है, तो चेंज कितना आ जाएगा 1 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आए थे आपके 4 के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आसान आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेहद आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए thin spherical cell is charged by some source, potential difference between 2 points C and P, ये रहा C, ये रहा P। अब आपको पता है, देखिए कितनी बार ये बात मैं बता चुका हूं कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी इसके ऊपर चार्ज है अपॉन इसका रेडियस। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट P, तो C का जो पोटेंशियल है और जो P का पोटेंशियल है दोनों की वैल्यू सेम होगी और डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा ये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। कहा गया असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है द पोटेंशियल डिफरेंस V at any point at 2 meter distance from a center of a dipole moment P। डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r²। अब कहाँ पूछा गया है, देखिए एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये cos 0 1 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। ठीक है, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना 4 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया 4, तो ये कितना आ गया, देखिए 9 × 10⁻³ वोल्ट। और यही कहा गया है, देखिए कि पोटेंशियल कितना होगा 3 × 10⁻³ वोल्ट होगा। इसका मतलब असर्शन जो है ट्रू है, ये क्या हो गया ट्रू हो गया। फिर कहा गया रीजन। रीजन में कहा गया कि V = 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², वेयर r इज द डिस्टेंस ऑन एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर। तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 cos थीटा अपॉन P cos थीटा अपॉन r²। अगर एक्सियल पॉइंट पे भी बात करेंगे तो P/r² होगा। ये 2 उसमें गलत दिया हुआ है, इसका मतलब जो रीजन है क्या है फॉल्स हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग कर रहे हैं नीट 2023 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि E.ds = 0 ओवर अ सरफेस, देन कौन सा इसमें से सही है। बेसिकली ये क्या है गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E.ds = Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पहले से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स के लिए आप गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन में कह दिया गया कि नेट फ्लक्स क्या है 0 है,
नेट फ्लक्स 0 है। इसका मतलब क्या है, जितना आपका फ्लक्स एंटर करना चाहिए उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाना चाहिए, तभी वो 0 हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि नेट चार्ज इनसाइड 0 हो जाए, तब भी आपका फ्लक्स 0 हो सकता था। ठीक है, अब आते हैं आपके ऑप्शन पे। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन में कहा गया फर्स्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट मिल गया। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन सरफेस इज कांस्टेंट। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 0 है नेट फ्लक्स तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड जो है टोटल वो 0 होना चाहिए। थर्ड क्या है, ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली इनसाइड द सरफेस। ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी वजह से आप फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज होना ही नहीं चाहिए। जो चार्ज बाहर का होगा वो फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट हो सकता है। फिर से क्या है लास्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। ये भी कोई जरूरी बात नहीं है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री। मतलब क्या है, आपका थीटा दिया हुआ है, कितना थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। ठीक है, फिर कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दी हुई है। फिर कहा गया इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू भी दे दी गई कितनी, 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ लेंथ ऑफ द डायपोल, एल दे दिया गया 2 × 10⁻² सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। टॉर्क क्या होता है, ये होता है PE sin थीटा। P क्या होता है, Q × L। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया PE sin थीटा। वैल्यू रख दीजिए, टाउ की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। ठीक है, Q की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू L की वैल्यू है 2 × 10⁻² और E की वैल्यू है 2 × 10⁵। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ पावर -2, यहाँ +5, तो यहाँ पे +3 हो गया, +3 इधर आएगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ कूलम, या कहिए 2 मिली कूलम। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला पुटिंग ऑप्शन 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे आपको निकालना है। यहाँ पे किस रेंज में निकालना है, 10⁻² वोल्ट में निकालना है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो नेट पोटेंशियल निकाल लीजिए। नेट पोटेंशियल अब इसकी वजह से यहाँ पे और फिर इसकी वजह से यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, KQ/ ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, टोटल 5 है, ये 3 है, तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये माइनस में है तो माइनस लगा दिया, KQ/ ये 5 है और ये 3 8 है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से KQ कॉमन आ गया, ये सेंटीमीटर को 10⁻² ऊपर +2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 - 1/8। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा KQ और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 8 तो हो गया 4 - 1 3/8। ठीक है, तो आ गया 3/8 × 10⁻², 10⁻², के टर्म में ही लिखना था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन 3/8। आ गए हैं नीट 2023 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको पता ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। आप पूछ सकते हैं क्यों होता है। ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये सरफेस अगर 90 डिग्री नहीं होगा, मान लीजिए अगर ऐसे हो गया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएगा और फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए जब ये 90 डिग्री रहेगा तो इसका कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए hollow conducting sphere of radii r1 and r2, r1 is greater than r2, have equal charges, potential would be, ठीक है, किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको क्या पता है, Q इक्वल टू CB होता है। ठीक है, और C क्या होता है, C है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर स्फेयर। ठीक है, स्फेयर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में कहा गया टू हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर हैव इक्वल चार्ज, चार्जेस क्या हैं, इक्वल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे आप करेंगे तो लिखेंगे Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1, फिर क्या लिखेंगे Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2। दो स्फेयर के लिए लिख दिया, क्योंकि दोनों में चार्ज क्या था, सेम था, तो दोनों को सेम रखा। दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इक्वल टू R1 V1 अपॉन R2 V2। तो यहाँ से देखिए V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 अपॉन R1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। वोल्टेज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। अब क्या कहा गया है, पोटेंशियल वुड बी मोर फॉर बिगर स्फेयर। अगर ये ज़्यादा होगा तो V की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन लिखा क्या गया है, मोर, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ कहा गया मोर फॉर स्मॉलर स्फेयर। देख लीजिए, अगर R ज़्यादा होगा तो V की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी आपने यहाँ देख लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस -Q एंड Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L शोन इन द फिगर। यहाँ पे देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एज। अब आपको पता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ याद करके रखना चाहिए। ठीक है, तो जो डायपोल होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखिए, ये इसी लाइन पे है, एक्सियल पॉइंट पे, तो एट एक्सियल पॉइंट थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। तो यहाँ से देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R3 के। तो क्या होगा, E शुड बी 1/R3। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे। थैंक यू।